वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 29 जून 2020। तो आइए देख लेते हैं आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि म्यूजियम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि हाल ही में म्यूजियम्स के कलेक्शंस का डिजिटलाइजेशन करने के लिए नेशनल पोर्टल और डिजिटल रिपॉजिटरी फॉर इंडियन म्यूजियम को लॉन्च किया गया है। बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट यह बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सारे म्यूजियम्स एडमिनिस्टर नहीं करती है। तो सोचिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो आइए बात करते हैं। देखिए, डिजिटलाइजेशन का काम जिस तरीके से हर फील्ड में हो रहा है, उस लिहाज से म्यूजियम के कलेक्शन को अगर डिजिटलाइज करने की कोई बात कही जा रही है तो संभावना है कि सही हो सकता है। मतलब आप इसे तो सही सोच सकते हैं। ऑल ओनली इन स्टेटमेंट्स पर आपको यूजुअली सावधान रहना होता है। अब कहा जा रहा है कि सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन म्यूजियम्स के हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही देखती है या फिर नहीं देखती है, तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं देखती है, तो संभावना बनती है क्योंकि म्यूजियम्स बहुत सारे हैं, उनको एडमिनिस्टर करने वाली एंटिटीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं। इस लिहाज से ये स्टेटमेंट भी आप सही बता सकते हैं। दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक वेबिनार आयोजित किया, रिवाइटलाइजिंग म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेसेस, जो कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे पे ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए, इंडिया में जो म्यूजियम का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको केवल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं देखती, बल्कि कई सारी बॉडीज़ हैं जो इसके लिए काम करती हैं। कुछ म्यूजियम्स तो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के भी चलते हैं, जो कि कुछ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अंडर में होते हैं। और डिजिटलाइजेशन के लिए ये दो इनिशिएटिव्स जो हैं वो एक पोर्टल और एक रिपोजिटरी तैयार किया गया है। ये बात तो सही ही है। दूसरा क्वेश्चन युक्ति 2.0 के बारे में है। आपसे ये पूछा गया है कि ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, युक्ति 2.0 अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप एक गेस लगा सकते हैं। खैर, आपको पता होगा तो ही आप कर पाएंगे। सही जवाब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लॉन्च किया गया था तो आप समझ पाएंगे। सही जवाब सी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। देखिए, कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए सरकार अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ को इनवाइट कर रही है। अगर आपके पास कोई इनोवेशन है, कोई आइडिया है, तो आप युक्ति पोर्टल पे जाके उसे रख सकते हैं। और अगर उस आइडिया का कोई कमर्शियल वे में डेवलपमेंट किया जा सकता है, आपने कोई यूनिक क्वालिटी का वेंटिलेटर तैयार कर लिया है, तो आप युक्ति पोर्टल पे जाके उसे रख दीजिए। जो कमर्शियल कंपनीज़ हैं जो वो जो वेंटिलेटर है डेवलप करना चाहती हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी युक्ति पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करते हैं। जो कंपनीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी खुद को वहाँ पर आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से युक्ति पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हाल ही में इसका जो सेकेंड वर्जन है वो लॉन्च कर दिया गया है। सारे आइडियाज़ यहाँ पर पब्लिक डोमेन में नहीं जाते हैं, केवल वही आइडियाज़ वहाँ पर पब्लिक डोमेन में जाते हैं जिनका कमर्शियल वे में यूज़ किया जा सकता है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो पिनांगा एंडमेनेसिस के बारे में है। एंडमेनेसिस का मतलब अंडमान आइलैंड से है, तो बहुत टेक्निकल वर्ड, आप इसे मत समझिएगा। पहला स्टेटमेंट ये कहा गया है कि ये IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है और ये अंडमान आइलैंड में पाया जाने वाला एक एंडेमिक महुआ ट्री है। मतलब महुआ ट्री की ऐसी प्रजाति जो सिर्फ अंडमान आइलैंड में ही पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट कि जो इसकी पूरी पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन है, वो नेचुरली आप कहीं और जाके लगा दीजिए, वो दूसरा मुद्दा है। नेचुरली केवल टिनी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो रीजन है साउथ अंडमान का, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, केवल वहीं पाया जाता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया है तो आइए बात करते हैं। देखिए, यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है आप इसे जज करिए। अगर आपने ज्योग्राफी में वेजिटेशन का पार्ट थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप बहुत आसानी से इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो महुआ ट्री होता है वो एवरग्रीन ट्री नहीं होता है, रेदर ये एक डेसिडुअस ट्री है, यानी कि पर्णपाती वृक्ष है। और जबकि जो अंडमान आइलैंड का रीजन है वो एवरग्रीन रीजन में आता है, तो एक डेसिडुअस ट्री जो एवरग्रीन रीजन है वहां क्यों पाया जाएगा। मतलब कि यह साफ हो गया कि जो महुआ का ट्री है वो अंडमान आइलैंड की लोकेशन में तो नहीं मिलेगा, वहां के एंडेमिक होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कुल मिला के अगर आपको वेजिटेशन की थोड़ी बहुत जानकारी भी है तो आप बहुत आसानी से इस स्टेटमेंट को क्रॉस कर सकते हैं कि महुआ का ट्री कभी भी अंडमान आइलैंड में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि महुआ ट्री डेसिडुअस ट्री है और अंडमान आइलैंड की जो लोकेशन है वो एवरग्रीन रीजन में आती है, वहां पर एवरग्रीन ट्री आपको मिलेंगे।
अब यहां पर हम पिनांगा एंडमेनेसिस की बात कर रहे हैं। ये अगर कोई और पौधा है तो ये नेचुरली अकर कर सकता है अंडमान के रीजन में, और वहां का एंडेमिक भी हो सकता है। वहां पर कई सारे पौधे हैं जो एंडेमिक होते हैं। रेदर ये एक प्रकार का पाम ट्री है जो कि केवल अंडमान की एक सर्टेन लोकेशन में ही पाया जाता है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क के आसपास। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि एक रेयर पाम ट्री है, ना कि महुआ ट्री। आसानी से आप इसे एलिमिनेट कर पाते। अभी देखिए न्यूज में इसलिए था क्योंकि इन पौधों को एक दूसरी जगह पे, जो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर फिर से प्लांट किया जा रहा है। तो ये प्लांट किया जा रहा है, नेचुरल अकरेंस इसका अभी भी अंडमान में ही माना जाएगा। पेनांग जो है वो मलेशिया का एक स्टेट है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके 600 जो स्पेसिमेंस हैं वही अवेलेबल हैं माउंट हैरियट नेशनल पार्क में। 1992 तक इसे एक्सटिंक्ट माना गया था, लेकिन उसके बाद फिर इनका अकरेंस हमें देखने को मिला। इन्हें खतरा होता है साइक्लोन से, अर्थक्वेक से, और कई बार जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं वो भी इसे खराब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन सेनाकाकू आइलैंड्स के बारे में है, जो कि अनइनहैबिटेड आइलैंड है। ये कहां पर है आपसे पूछा गया है। सी ऑफ जापान में, ईस्ट चाइना सी में, फिलीपींस सी में, या फिर साउथ चाइना सी में। अब यहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। सही जवाब अगर आपने सोच लिया है तो बात कर सकते हैं। आपको अगर ये जानकारी है कि जो सेनाकाकू आइलैंड है वो जापान एडमिनिस्टर करता है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये सी ऑफ जापान में हो सकता है, या फिर अगर आपको ये क्लैरिफिकेशन है कि नहीं चाइना सी में कहीं है, तो कंफ्यूजन ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में हो सकती है। लेकिन जो सही जवाब है वो है ईस्ट चाइना सी। आपको जो सेनाकाकू आइलैंड्स हैं वो ईस्ट चाइना सी में मिलेंगे। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी हाल ही में जो चाइना है उसने इसका नाम चेंज किया। ताइवान, चाइना और जापान तीनों ही से क्लेम करते हैं, हालांकि इस पे अभी जो ये जिसके डोमेन में आता है वो है जापान। जापान का अभी राइट नाउ ये है, हालांकि ताइवान और चाइना भी से क्लेम करते रहते हैं। तो जो सेनाकाकू आइलैंड है वो ईस्ट चाइना सी में पड़ता है। चाइना ने अभी हाल ही में इसका नाम चेंज करने का प्लान किया है। तोनोसिरो सेनाकाकू नाम वो इसका रखने वाले हैं। इसके पहले तक चाइना में इसे दियाऊ और ताइवान में इसे दियायुताई आइलैंड के नाम से जाना जाता था। बाकी ऑब्जर्वर्स इसे पेनेकल आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, लोकेशन देखिए, यह है ईस्ट चाइना सी और यहां पर आपको सेनाकाकू आइलैंड मिलेगा। ये लोकेशन सेनाकाकू आइलैंड की है। अगला क्वेश्चन सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम के बारे में है। आपको स्टेटमेंट कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो प्रोग्राम है ये इंडिया का एक एफर्ट है ताकि सोशल असिस्टेंस दिया जा सके गरीब और वल्नरेबल हाउस होल्ड्स को जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा सीवियरली इन्फेक्ट हुए हैं, या इम्पैक्ट हुए, नॉट इनफेक्ट, इम्पैक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। दूसरा, इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंप्लीमेंट करेगा। सोचिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। सही जवाब सोच लिया है तो बात करते हैं। देखिए सही लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे इंप्लीमेंट किया होगा क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड है, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है बिकॉज ये एक प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बारे में आप समझ सकते हैं, इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंप्लीमेंट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि वो 1 बिलियन असिस्टेंस देंगे ताकि कोविड-19 की वजह से जो नुकसान हुआ है उसमें वल्नरेबल लोगों को थोड़ी हेल्प की जा सके सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम के तहत। पहले फेज में वो 750 मिलियन अमाउंट जो है वो पे करेंगे और दूसरे फेज में 250 मिलियन अमाउंट वो पे करेंगे। तो फर्स्ट फेज जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इंप्लीमेंट किया जाएगा और सेकंड फेज में इन काइंड बेनिफिट्स दिए जाएंगे, मतलब लोगों को एडिशनल कैश या कुछ ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवा दी जाएंगी। जो अगला क्वेश्चन है वो माउंट मेरापी के बारे में है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया एक प्रकार का एक्टिव वॉल्केनो है। आपसे पूछा गया है कहाँ है, इटली, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान। सही जवाब बताइए। न्यूज़ में पढ़ा होगा तो जानते होंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा कि माउंट मेरापी जैसा इंडिया में तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप इसे तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। नाम से ये कोई बहुत ऐसा नाम तो नहीं लग रहा कि किसी वेस्टर्न कंट्री में होगा, तो इस तरीके से भी आप गेस लगाते हैं तो इटली में भी संभावना कम है। इंडोनेशिया, जापान में से कहीं हो सकता है। सही जवाब इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि माउंट मेरापी हाल ही में इरप्ट हुआ 21 जून 2020 को। ये इंडोनेशिया के 130 एक्टिव वॉल्केनोज में से एक है। 2911 मीटर्स की ऊंचाई पर है और इसके लोअर साइड में काफ़ी डेंस वेजिटेशन भी है। लास्ट टाइम ये 2010 में इरप्ट हुआ था जिस समय 300 लोगों की जान गई थी, तो खतरनाक हो सकता है ये दोबारा भी, हालांकि अब लोग सावधान हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनिशिएटिव किस लिए है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो दीक्षा इनिशिएटिव है ये वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव है जो कि स्कूल्स एजुकेशन के लिए क्वालिटी ई कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो डेजी है वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है
जो कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और फैमिलीज को मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ये एक प्रकार की टोल फ्री हेल्पलाइन का इस्तेमाल करते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, यू कैन हैव अ गेस। यहां पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट दूसरा इनकरेक्ट है। डेजी प्लेटफॉर्म दूसरे उद्देश्य से बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज डेजी का फुल फॉर्म है स्टडी मटेरियल फॉर डिफरेंटली एबल्ड डेवलप्ड ऑन डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिंगल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, साइन लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, जहां पर जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको साइन लैंग्वेज में NIOS की वेबसाइट पर, जो उनका यूट्यूब चैनल है, वहां पे कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। जो हम कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए भी तो कुछ होगा ना, जिसका स्टेटमेंट यहां पर रिप्लेस किया गया है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो है मनोदर्पण इनिशिएटिव। मनोदर्पण इनिशिएटिव में टोल फ्री नंबर दिया गया है जिसके माध्यम से आप काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। कुछ इनिशिएटिव्स और भी लॉन्च किए गए हैं जो वेरियस ई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको कंबाइन किया जा रहा है PM ई विद्या इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, यहाँ पे कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि जो दीक्षा प्रोग्राम है, दीक्षा इनिशिएटिव है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, टीवी, जहाँ पर अलग अलग 1 to 12th के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग टीवी चैनल्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। स्वयं ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। IIT पाल है जो कि IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए है। और जो रेडियो है वहां पर भी CBSE शिक्षावाणी पॉडकास्ट के जरिए स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जा रही है। तो इन सभी को एक यूनिफाइड वे में मर्ज किया जा रहा है PM ई विद्या इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड, इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि OECD सिस्टम के अंदर आता है। ये एकमात्र ग्लोबल बॉडी है जो कि हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट के मोड को हैंडल करती है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक प्रकार का थिंक टैंक है जो कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इशू करता है। हाल ही में इंडिया इसका मेंबर बना। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। तो यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो दूसरा है। इसका रीजन ये है कि इंडिया इसका मेंबर 2008 से ही है। हाल ही में इंडिया इसका मेंबर नहीं बना है। नीति आयोग ने अभी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर एक डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसके तहत जो कार्बन एमिशन होता है हम उसे कम करने का प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट को इस इनिशिएटिव के तहत डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी CO2 एमिशन के बारे में। ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज का पार्ट है। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें अर्जेंटीना, अजरबैजान, इंडिया और मोरक्को हैं। ठीक है, अगर आप ITF की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन OECD। ये हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हैंडल करता है। थिंक टैंक है। 60 देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन मैपिंग पे है। माउंट एल्गॉन जो कि एक प्रकार का एक्सटिंक्ट सील्ड वॉल्केनो है, आपसे पूछा गया है किसके बॉर्डर पर है, किसके बॉर्डर पर ये सिचुएटेड है। लीबिया एंड इजिप्ट, इथियोपिया एंड सोमालिया, तंजानिया एंड मलावी, युगांडा और केन्या। आपने अगर माउंट्स तैयार कर लिए हैं तो आपको अंदाजा लग गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज D, युगांडा एंड केन्या। माउंट एल्गन आपको युगांडा और केन्या के बॉर्डर पर मिलेगा। ये हाईएस्ट पॉइंट है एक माउंटेन का जिसका नाम वगागई है, जो कि पूरी तरीके से युगांडा में आपको मिलेगा, लेकिन ये बॉर्डर के पास ये जो आपको एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है माउंट एल्गन, वो आपको बॉर्डर पे मिलेगा। ये 24 मिलियन ईयर पुराना है। कुछ और भी मेजर पीक्स हैं वहां पर एल्गन में, बट आपको याद ना रहे तो कोई समस्या का विषय नहीं है। लोकेशन आप देख सकते हैं, ये माउंट एल्गन है, यहां पर है युगांडा और ये है केन्या। इनके बॉर्डर पर ये आपको मिलेगा। जो अगला क्वेश्चन है वो एटलस माउंटेन रेंज के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये मेडिटेरेनियन और अटलांटिक कोस्ट लाइन को सहारा डिजर्ट से अलग करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट किलिमंजारो है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। यहां पर पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो है टोबकल, ना कि किलिमंजारो। किलिमंजारो पूरे अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, ना कि यहां पर एटलस माउंटेन रेंज की। तो यहां पर आपने मैपिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। लोकेशन आप यहां पे माउंट टोबकल की देख भी सकते हैं। ठीक है, कुछ कोर्सेस ओनली आईएएस पे अवेलेबल हैं। DPP प्रोग्राम आज लॉन्च हो चुका है। वहां पर आप टाइम टेबल वाइज अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, डेली MCQs और टेस्ट सीरीज के साथ। कंटेंट मटेरियल और NCERT की सीरीज भी आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगी। 2 ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, PSIR और सोशियोलॉजी। आप सेपरेटली टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं। आप ओनली आईएएस का इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो कल मैपिंग के पार्ट में आपको तैयार करना है वो है अफ्रीका की रिवर्स। सारी रिवर्स प्रिपेयर रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।